हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक की। ये क्लास आप सभी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना है। इससे पहले की क्लास ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले बता दिया है एक पार्ट में। और ये हम लोग 13.2 एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे 13 नंबर चैप्टर का चौथा पार्ट होगा, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में हमने 2 पार्ट आपको बताए हैं। चलिए इस क्लास में अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, मतलब कुछ इस प्रकार का ये बर्तन है, उल्टा बर्तन है, उल्टा शंकु ऐसे इसके आकार का है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जिसकी ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपर से खुला हुआ है उसकी त्रिज्या दे दी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का था। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उल्टे शंकु के आकार का था और उसके बाद इसके ऊपरी हिस्सा जो है, इसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, और इसकी जो इन्होंने ऊंचाई दी है वो ऊंचाई इन्होंने दी है 8 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये शंकु है तो यहाँ पर इसका कोई केंद्र होगा नीचे आधार का, और उसके बाद ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई शंकु की, और ये ऊंचाई हो गई इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे इसको। फिर इसके बाद इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि इसका ऊपरी सिरा ऊपर से खुला है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमने आपको 5 सेंटीमीटर वहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद दिया है ऊपर तक पानी से भरा है, मतलब टोटली फुल ऑफ वाटर है, मतलब पानी से पूरा भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, मतलब इसमें कुछ कांच की गोलियां डाली जा रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? जिनमें एक ये गोला है, मतलब ये जो इसके अंदर कुछ गोलियां डाली जा रही हैं उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? इन्होंने दे दी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते हैं बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि ये गोलियाँ इसमें डाली जा रही हैं। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से रीड किया तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, अन्यथा कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं होता है, वो तो आप लोग कर ही लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्वेश्चन को समझना, पहले समझना है। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जब ये गोलियां इसमें डाली जाती हैं तो इसका 1/4 भाग पानी का जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ गोलियां इसके अंदर जब डाली जाती हैं तो उसका पानी निकल जाता है। किसका? जो शंकु में भरा हुआ था। कितना निकलता? 1/4। अब साइंस में आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास हो और उस ग्लास में पानी भरा हो और आप उसमें कुछ भी डालते हैं, तो कुछ भी जब भी आप उसमें डालेंगे तो उससे जितना भी पानी बाहर निकलेगा वो जो वस्तु आप डालेंगे उसके आयतन के बराबर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी गोलियां अंदर डाली जाएंगी वो सारी गोलियों का जितना भी आयतन होगा वो बाहर निकले हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। इसलिए हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि कितना पानी इससे बाहर निकलता है। तो देखिए भाई, पहले हम लोग लिखेंगे। हम लोगों को यहाँ शंकु दिया हुआ है, मतलब जिसे हम लोग कोन कहते हैं। उस कोन की रेडियस यानी कि त्रिज्या दे दी थी। क्वेश्चन में आपको दी गई है कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर मैंने लिख ली। ऊंचाई कितनी है? h बराबर, ये वाली ऊंचाई इन्होंने दी थी, क्वेश्चन में ही आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर उसके बाद ये गोला हो गया। गोले की जो इन्होंने त्रिज्या दी थी उसको हम लोग कैपिटल R लिख लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये दे दिया गया है। अब लोग हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ढाल लिखते हैं। लिखेंगे सबसे कि शंकु के बाहर निकले जितना पानी इससे निकलेगा, है ना, शंकु में गोलियों को डालने के बाद, है ना, गोलियां डालने के बाद बाहर निकले। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का
आयतन, कितना पानी होगा, ध्यान से सुनिएगा, कितना पानी निकलेगा, जितना शंकु का था आयतन उसका 1/4। इसका मतलब शंकु के आयतन का चौथाई हिस्सा। तो लिखेंगे शंकु का आयतन और उसको हम लोग 4 से कर देंगे भाग। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब हम लोग इसके आगे 1/4 लगा दें। अब शंकु का आयतन आखिर होता क्या है? शंकु का आयतन होता है, आपको पता ही होगा कि 1/3 पाई r²h। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को शंकु के जितना भी पानी बाहर निकलेगा ना वो पता चल जाएगा। अगर वो पता चल गया कि कितना पानी बाहर निकला है तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जितना पानी बाहर निकलेगा उतनी ही गोलियां होंगी, मतलब उतनी ही गोलियों, सारी गोलियों का आयतन उतना ही होगा। समझिए पहले ध्यान से। फिर आगे देखिए, 4 तियाँ 12, तो 4 तियाँ 12 हो गया, मतलब 1/12 लिख दिया गया। फिर पाई की वैल्यू 22/7। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है, r²। r² मतलब ये वाली r की वैल्यू को रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, और उसके बाद ये h है, h की वैल्यू कितनी है, 8 मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इनको थोड़ा सा गुणा भाग करना है, तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। फिर अब कुछ कटेगा नहीं तो ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1/3 लिखा, उसके बाद 22/7 तो 22/7 लिखा। फिर 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25, और गुणे में कितना लिखा है, 2। इन सब को आपस में गुणा कर लो, देखिएगा ध्यान से। 25 दूना 50, कुछ कटेगा है नहीं, 25 दूना 50, 50 को 22 से गुणा करना पड़ेगा, तो 22 गुणे 50 और 3 गुणे 7। अब 50 को 22 से गुणा कर लो, तो 50 को हम पहले करते हैं किससे, सुनिएगा, 5 को करते हैं पहले 22 से। तो हमें पता है कि 5 का गुणा 22 से करेंगे तो 110 होगा, और 1 0 और लगा दीजिए। उसके बाद 7 3 कितना हो गया, 21। इसका मतलब इतना पानी बाहर निकलेगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों ने जितना भी पानी बाहर निकला था उसका आयतन निकाल लिया। अब हम लोग ये करें कि जितनी भी गोलियां थी उनमें से एक गोली का आयतन निकाल लें और उसके बाद भाग कर देंगे दोनों को, आंसर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है, सबसे पहले हम लोग निकालें कि एक गोली का आयतन, हम लोग लिखेंगे पुनः एक गोली का आयतन। हम आपको फिर से अभी समझाएंगे कि क्यों भाग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक गोली का आयतन, तो एक गोली का आयतन कैसे निकालोगे आप? आपको पता है कि 4/3 पाई r³। यही क्यों लगाया? क्योंकि गोली क्या है, गोला है, और गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। अब ये देखिए 4/3 लिखा मैंने, पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, और r की वैल्यू 0.5, तो कितना लिखेंगे, 0.5, और इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। मतलब 0.5 3 ही बार क्यों लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 घात है ना। अब देखिएगा ध्यान से, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, यहाँ भी पॉइंट हटा के 0 और यहाँ भी 0। इससे एक फ़ायदा होगा, 5 × 5 5 दूनी 10, फिर यहाँ भी वही कहानी, 5 × 5 5 दूनी 10। इसका मतलब अब देखो क्या हुआ, थोड़ा आसान हो गया, 4/3 22/7 और 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। देखिए सब एक ही में खिचड़ी पकाने से कोई मतलब नहीं होता ना, फिर सब गलत हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे और क्वेश्चन खत्म, नहीं कर पाओगे आप। एग्ज़ाम में हमेशा आराम से क्वेश्चंस को करें। एक क्वेश्चन में आप अगर फंस गए, 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे आपके, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं दूसरा कैसे लगाऊंगा, क्योंकि आप इसमें ही जूझते रहोगे। सिर्फ बहुत आराम से करो, ताका झांकी बिल्कुल नहीं करना है, नकल बिल्कुल नहीं करनी है, एक दूसरे का नहीं देखना है, ना तो एक दूसरे से कुछ पूछना है। इतनी मेहनत कर डालो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले और आंसर याद हो उसका कि कितना आने वाला है। जैसे इसका अभी 100 आएगा, देखना। अब क्या करते हैं, 2 1 कम 2 और इसको काट दिया तो 2, फिर 2 से 2 क्या, ये उड़ गया, फिर 2 से ये कटेगा, कितना होगा 11। इसका मतलब कितना हुआ, 11 बचा, ऊपर सिर्फ 11 और नीचे क्या होगा, 7 त्रिक 21 लिख दिया मैंने। इतना आया है, कितना, ये क्या आया है, ये एक गोली का आयतन आया है। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, जितनी भी गोलियां आपकी होंगी वो बाहर निकले हुए पानी के आयतन के बराबर होंगी। इसलिए आप समझे, जरा मेरी बात को फिर से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक पार्ले जी का कैरेट है जिसमें कितने बिस्किट होते हैं, 24। कितने होते हैं, 24। अगर 24 होते हैं, एक दिन में आप 2 पैकेट खाओगे तो कितने दिन में खाओगे, 12 दिन में खाओगे कि नहीं खाओगे। इसका मतलब हमने टोटल निकाल लिया कि कितना पानी है, निकाल लिया। अब एक दिन में कितना खाते हैं, ये एक गोली के आयतन के बराबर, डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितने दिन खाओगे। वैसे ही कुल आयतन हमको पता है, एक गोली का निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां आखिर होंगी। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से।
क्या करते हैं, इन दोनों को भाग करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक, अब आपको निकालना था गोलियों की संख्या। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे भाग भाग कर देते हैं। भाई टाइम वेस्ट होगा, जब आपको मेन आंसर निकालना हो तब कीजिए। तो क्या लिखेंगे, गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या कैसे निकलेगी, हम लोग लिखेंगे कि ये देखिए ज़रा ध्यान से, ये जितना भी पानी बाहर निकला था वो सारी गोलियों के आयतन के बराबर था। इसका मतलब कुल आयतन था सारी गोलियों का, और एक गोली का आयतन हमको निकाल के पहले ही मिल चुका है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे निकले हुए पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो कितना पानी निकलता है, निकले पानी का आयतन, कितना पानी निकलता है बताइए ज़रा। पानी बाहर निकलता है कितना, जितना अभी हम लोगों ने निकाला था ये वाला, और नीचे क्या, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब बताइए कितना पानी बाहर निकला था, उतना 1100/21। पूरा भाग किससे करना है, 1 और उसके बाद 21। क्या होगा, 21 से तो पहले 21 उड़ जाएगा, बटे में है ना। फिर 11 एकम 11, इसको काट दिया, कितना हो गया 100। इसका मतलब कितना हो गया, 100 गोलियां। अब मात्रक ना लिख देना यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, गलत हो जाएगा। कितनी गोलियां थी, 100 गोलियां थी। समझ में आ रही बात। अब इसको फिर से गुणा कर दो तुम, फिर से वही मिल जाएगा। इसका मतलब एक गोली का आयतन गुणे 100 गोली का आयतन बराबर उसका आयतन जितना पानी निकला था बाहर। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आई बात समझ में, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से अभी कमेंट करके मुझे बताएं कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, तब आगे बढ़ें। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 था, और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट था। अब इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं इस तरीके से। पढ़ते हैं इसे एक बार। कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, कितनी ऊंचाई है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, और आधार का व्यास मतलब डायमीटर दिया है, और हाइट दी है कितनी 220, और डायमीटर दिया है 24, मतलब व्यास दिया है 24। आगे पढ़ते हैं। वाले एक बेलन, वाह, इसके ऊपर एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है, आरोपित है, सॉरी, आरोपित का मतलब रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि ये एक बेलन है, और इस बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन और रखा हुआ है। कुछ ऐसे, गिर ना जाए, पता चला वीडियो पॉज, रुक गया वीडियो, समझ रहे हैं। इस तरीके से नीचे बेलन ऊपर बेलन। जो नीचे वाला बेलन है इसकी जो हाइट है वो 220 है, इसकी जो व्यास है वो 24 है, फिर उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है इस वाले की वो 60 है, और इसकी जो त्रिज्या है वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को। कुछ इस प्रकार की आकृति, ऐसे इस प्रकार की आकृति आपको जो दिखेगी, इस प्रकार से हम अभी आकृति यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात। आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं से लोहे का एक स्तंभ बना है। अच्छा, ये लोहे का स्तंभ था भैया, ठीक है। देखो आगे, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लो आयतन अभी तक पता था हम लोगों को, अब द्रव्यमान भी इसी में रख दिए। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, और पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। क्लियर है। चलो डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, पहले एक बड़ा सा क्या है, बेलन है। तो बड़ा सा मैंने एक क्या बना लिया, बेलन बना लिया। इस बड़े से बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन है, एक और बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर एक और बेलन बना लिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक और बेलन बना लिया। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने कहा था जो ये वाला बेलन है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने कहा इसका व्यास, इसका मतलब ये व्यास दिया था इन्होंने, कितना है, 24 सेंटीमीटर। गलती मत करना क्वेश्चन को पढ़ने में। फिर आगे पढ़ो, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली ऊंचाई इन्होंने दे दी है यहाँ से यहाँ तक, कितनी, 60, तो 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, वाह भाई, इन्होंने इस बार त्रिज्या दे दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 8 सेंटीमीटर। भैया खेल कर दिया, यहाँ व्यास दिया है ना, वहाँ पे त्रिज्या दी है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, और लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं। आप जब पता कहाँ थे, 9th क्लास में, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा,
कौन सा पढ़ा होगा पता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आयतन बराबर क्या होता है पता है? आयतन बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? देखिए इन्होंने पहले दिया क्या है, बोला है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, द्रव्यमान गुणे घनत्व, वो फार्मूला जो आपने पढ़ा था उसी के हिसाब से इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हल करते हैं। ठीक, हल में पहले लिख लेते हैं कि आखिर हमको क्या क्या दिया है। दिया क्या है, सबसे पहले बड़ा बेलन, कौन सा बेलन? बड़ा बेलन दिया है और एक छोटा बेलन दिया है। तो बड़ा बेलन हो गया, फिर उसके बाद ये क्या है, छोटा बेलन है। दोनों में जो जो हमको पता है लिख लेते हैं। बड़ा बेलन, बड़ा बेलन का मतलब बड़ा बेलन में हम लोग बड़ी त्रिज्या लिख लेंगे r बराबर, तो यहाँ पर तो ये 24 है, तो इसका आधा करेंगे कि नहीं, 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, उसको भी कैपिटल H लिख लिया मैंने। कितनी हाइट दी है ज़रा देखो, 220 सेंटीमीटर। ओके, छोटा बेलन, छोटा सा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख लिया। और ऊंचाई कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लिख लिया। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि इसका आयतन फाइंड करो। तो इसका आयतन निकालना शुरू करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आयतन, किसका आयतन? जो ये हमारा आकृति बनेगा, तो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन कैसे लिखेंगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, और उसमें से क्या जोड़ेंगे हम लोग? उसमें हम लोग जोड़ेंगे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। जब आप लोग क्लास को टाइम से अटेंड नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल, फिर बिल्कुल हम मन नहीं करता है कि मैं वीडियो आगे आप लोगों के लिए बनाऊं। इसलिए बस एक निवेदन है कि क्लास को पूरा देखा करें। बड़े बेलन का आयतन, मुझे पता चलता है कि कौन सा वीडियो कब कौन देख रहा है। ठीक है, तो पाई और आर स्क्वायर, पाई क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और उसके बाद एच, प्लस छोटे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई, अंदर क्या बचेगा, आई आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, ये बचेगा। वैल्यू पुट करो, पाई का मान कितना लिखना है, 3.14। कैपिटल आर की वैल्यू देखो, 12 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, 220, यहाँ पर 220 लिखेंगे, प्लस आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 8, तो 8 का स्क्वायर लिखा मैंने, और गुणे में क्या करोगे, 60, यहाँ पर 60 लिख दिया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 3.14। अब देखो क्या करेंगे, 12 का होल स्क्वायर 144 गुणे में 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 60 का, तो 60 हो गई। अब इसको इससे इसको गुणा कर लेना, आप इसको गुणा कर लेना, दोनों को जोड़ लेना, जितना उत्तर आए 3.14 से भाग कर लेना, मतलब गुणा कर देना। फिर उसके बाद इसके नीचे आप लिखना कि चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो उन्होंने दिया है द्रव्यमान, कितना दिया है, 8 ग्राम, तो क्या लिख दोगे आप, 8 ग्राम। फिर आपका जितना भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, 8 से गुणा कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर हम जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पर आप जितना आंसर आए उतना लिख देना द्रव्यमान। तो 8 गुणे जितना आता है, फिर जितना भी आपका आंसर आ जाए लिख दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 892.26 और हम चेक कर लेते हैं कि ये ग्राम में आंसर दे रहे हैं यहाँ पर या फिर किलोग्राम में दे रहे हैं। तो 1 मिनट बस आप लोग देखिएगा, इसको जो आंसर आएगा वो आएगा किलोग्राम में। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप कैलकुलेट पूरा करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप लोग 100 से क्या करोगे, ग्राम से किलोग्राम बदलना है, 100 से भाग कर देना। ध्यान रखना इस बात को। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर करना क्या है। पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अपनी कमेंट को आने वाले 10-15 घंटों में आप चेक करोगे, या आप तुरंत आप चेक कर सकते हो। अगर तुरंत कमेंट किया तो तुरंत बताएंगे हम आपको, और कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करेंगे। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद अगर आपका आंसर सही होगा तो यस बोलेंगे, अगर नहीं सही होता है तब भी कमेंट करें, और वहाँ से हम आपको अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद आप वहाँ से हमें कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो आपको 6 नंबर कंप्लीट दिख गया होगा कि कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, ये मैंने किया इसलिए नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता और आप लोगों को अभी जो है
वीडियो थोड़ा सा टाइम से चाहिए, है ना, सब कुछ, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर आप लोग सोचते बड़े बड़े वीडियो 4 क्वेश्चन, प्रॉब्लम हो जाती। इसका मतलब ये क्या हो गया, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी ख़त्म कर दिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है, लिखा है एक ठोस में, मतलब कोई एक ठोस है, उस ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसका मतलब 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसका मतलब कोई एक ठोस है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। इस प्रकार से एक कोई शंकु है और ये पहले हम ठोस आकृति बना रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और उसमें भी एक नीचे से अर्धगोला भी है। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो दी है हमारी, देखिए ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 60 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी है वो कितनी है, 60 है, और नीचे अर्धगोला भी है, उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 60। इसको हम लोग लेते हैं और लेने के बाद ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। इसको लेने के बाद एक जो है बेलनाकार पाइप में इसको डाल देते हैं। अब देखिए कैसे इसको क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब इसको उठाते हैं और उठाने के बाद इस प्रकार से एक बेलनाकार जो आकृति आपको यहाँ पर दिख रही है, इस बेलनाकार आकृति में इसको उठाकर डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया, लेकिन उससे पहले इस बेलन की त्रिज्या क्या है, ऊंचाई क्या है, सब देख लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 180 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 60, इसका मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर है ना, इतनी बात क्लियर। लेकिन ये 120 है और आपको पता है कि ये यहाँ से आती है कितना हो गया, 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, मतलब ये पूरा उठा के इसी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये तली को स्पर्श करता है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, इस प्रकार से ये आकृति बनकर आएगी। अगर आप इसको समझ गए तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। कुछ इस प्रकार करते हैं, मतलब ये इसको उठाते हैं, ये हमारा ठोस है, और जो ठोस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, और ये हमारा बेलन है, और ये सब क्रिया व्रिया करने के बाद इसको डाल देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब आपसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। भैया ये पानी से पूरा भरा था, ध्यान से हमारी बात को सुनना, ये पानी से पूरा भरा था, आपने इस ठोस को उठा के उसमें पटक दिया, तो क्या होगा, इसमें जितना भी पानी था वो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी निकलेगा ज़रा बताइए मुझे, इस ठोस के बराबर निकलेगा। तो इन्होंने अगर ये कहा होता कि इससे कितना पानी बाहर निकलेगा, तो फिर आप इस ठोस का आयतन निकाल देते, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और ये बाहर पानी निकल जाता। लेकिन इन्होंने कहा नहीं भैया, मुझे ये बताओ कि इसमें कितना पानी बचा। तो क्या करोगे आप, पहले आप बेलन का आयतन निकाल लोगे, निकाल लिया, फिर ठोस का आयतन निकालोगे, उसको उसमें से घटा दिया, तो उतना ही तो पानी बचेगा। बस सिंपल सी चीज़ है, बेलन का आयतन निकालो, फिर उसके बाद इस ठोस का निकालो, क्योंकि आपने ठोस को कहाँ डाला है, बेलन के अंदर, तो बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटाना पड़ेगा, तभी तो बचेगा इसमें पानी। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, आ रही बात समझ में? जल्दी बताएं मुझे, जल्दी से बताएं मुझे, समझ में आ रहा है? रुके हैं हम, रुके। चलो देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कच्छू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। सब कुछ डायग्राम में मैंने बता दिया, क्या क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, सब कुछ दिया है। लेकिन ध्यान से देखना, इस बेलन की त्रिज्या दी थी ये यहाँ से यहाँ तक, बस इसको ध्यान में रखना है। देखो क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे कि शेष बचे पानी का आयतन, शेष एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब एक ही लाइन में ख़त्म कर देंगे। शेष बचे पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन कैसे निकालोगे आप? सबसे पहला काम होगा कि हम लोग बेलन का आयतन निकालें, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इस बेलन के आयतन में क्या घटाना है बताओ? माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। और ठोस में कौन कौन है? इस ठोस में 2 चीज़ें हैं। बेलन के आयतन में कौन है? पाई
आर स्क्वायर एच, तो मैंने पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। ठीक, सबकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो हमको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें से ठोस, और ठोस में कौन कौन है, ये ठोस में दो चीज़ें थी, अर्धगोला भी था और शंकु भी था। तो हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन, तो डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग यहाँ पे थ्योरी लिख लीजिएगा। शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद देखो जो इसमें और क्या है, ठोस में मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ये कहाँ से टपक पड़ा, सुनिएगा हमारी बात को, ये ठोस में ये शंकु का आयतन है और ये अर्धगोले का आयतन है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, पाई का मान सबको पता है कि 22/7, मगर हम अभी रखेंगे नहीं क्योंकि पहले हम इनको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखना, चलो अच्छा रखो मन करे तो 22/7। आर की वैल्यू बताओ, बेलन में आर की वैल्यू 180 नहीं है 60 है, तो 60 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, एच की वैल्यू बेलन में कितनी है 180 कर दिया, माइनस का लगाया चिन्ह। फिर उसके बाद देखो जरा ध्यान से समझना, 1/3 ध्यान से देखिएगा, 1/3 लिखा, पाई का मान 22/7 किया। आर का मान कितना है जरा बेलन में देखो, इसमें देखो, इसमें किसमें, शंकु में 60, तो मैंने 60 लिखा, तो 60 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है 120, तो हमने 120 कर दी, प्लस 2/3, पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान कितना है 60 का कितना होल क्यूब। इस तरीके से एक लाइन में सब कुछ लिखा है, बस हल करते जाओ। देखो जरा ध्यान से, 22/7, 60 का स्क्वायर कितना 3600। ध्यान से समझना, आसान बना दे, बहुत आसान बनाते हैं। देखो क्या करते हैं, 22/7 इसको लिखा हमने 60 का होल स्क्वायर और गुणे में कितना लिखा 180। 180 को हम लिख देते हैं 60 × 3 लिख दें। देखो 60 × 3 समझ में आ रहा है। अभी देखो इसका 60 का क्यूब बना देंगे। भाई जब हमसे पढ़ो ध्यान से देखो, फिर 1/3 देखो क्या करते हैं, 3 से इसको काट दो। अगर 3 से मैंने इसको काटा तो क्या होगा, इसको ऐसा करो 1/3, तो 22 × 22 हो गया और 7 3 कितना हो गया 21। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 का स्क्वायर पड़ा रहने दो, 60 का स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख दो 60 × 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 60 का क्यूब सब में बन जाएगा, फिर आसानी से आप कर लोगे। फिर यहाँ पर देखो 2 को इसमें पढ़ा रहे हैं, तो 22 दूना कितना हो गया 44 और 7 3 कितना 21 और गुणे 60 का क्यूब। ठीक, 60 का क्यूब हो गया। ध्यान से समझना इसको। अब देखो क्या करते हैं, दिख रहा है ना ये 22/7। देखो जरा ध्यान से, खोलते हैं ब्रैकेट को, तो पहले इसको इससे गुणा कर लो, 22 या 66/7 और ये 60 का क्यूब हो गया, 3 पावर हो गई। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट खोलो, 22/21। देखना भाई एक लाइन में क्वेश्चन अगर खत्म न हो जाए कैलकुलेशन में तो समझना, 22 को 2 से गुणा करो कितने हो गए 44 कर दिया। फिर उसके बाद देखो 60 का स्क्वायर और 60 कितना हो गया 60 की घात 3, सब में 60 की घात 3 बन रहा है, प्लस 44। ये ऐसे क्रिएटिव आइडिया आते रहते हैं दिमाग में। और 60 का क्यूब क्या किया मैंने, अब ब्रैकेट भी हमने खोल दिया साथ ही साथ, तो यहाँ माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। अब सब में 60 का क्यूब लिखा है, सबसे बाहर निकाल लो, तो 60 का क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया सबसे, यहाँ बराबर का चिन्ह। ठीक, फिर क्या देखो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ बचा 66/7 माइनस, फिर देखो क्या 44/21। फिर उसके बाद देखो फिर माइनस 44 इसमें भी कितना हो गया फिर 44/21। अरे दोनों से 44/21 आया। इसमें देखो 22 दूना 44। ठीक है, यहाँ देखो 22, फिर इसके बाद यहाँ से 22 दूना 40। वाह भाई एक तरह बढ़िया, 44/21। फिर देखो क्या है, इन सब का लासा ले लो, तो क्या होगा 60 का क्यूब पड़ा रहने दो। ठीक, फिर इसके बाद देखो यहाँ सबका लासा ले लो, कितना आएगा 21 ही तो आएगा, 21 लिख लिया हमने। ध्यान से देखना, 7 3 21 3 आया, 3 6 18 के 8 है ना, 3 6 18 के 8, हासिल लगे 1। फिर उसके बाद देखो 7, उसके बाद 3 से कर रहे हैं ना, तो 3 6 18 के 8, फिर हासिल कितने थे 1 था, इसका मतलब 198 माइनस 21 से कम 21, तो ये 44 ही रहा, -44। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे 88, 198 में से 88 को माइनस करो तो बचेगा 110। इसका मतलब 60 × 60 और यहाँ से हमको मिलेगा 110 और 21 मिल गया। अब इसको बस काट पीट लो। देखो जरा 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे कितना होगा 3 7 21, इसको काटो 3 से, ये कितना होगा 3 7 21। ध्यान से देखना, इसको हम करते हैं 7 3 7 21, 3 से काटा, इसको काटा 20। ठीक, अब इस सबको ऊपर वाले को गुणा करो, कितना हो गया 60 × 20 × 110। जितना भी आपका आ जाए
उसको आप जो है गुणा करके 7 से क्या करोगे, भाग कर देना। चलो अच्छा हम ही गुणा भाग कर देते हैं। 6 60 गुणे 60 गुणे 20 गुणे ऊपर कुछ नहीं 110, क्या लिखा है 60 गुणे 60 गुणे 20 गुणे में कितना 110, यही तो लिखा है। और बटे में कितना है 7, बटे में कितना लिख दिया 7। ध्यान से देखना 6 छाक 36, 36 दूना 72, 72 गुणे 11, 72 गुणे 11 करो, क्या करेंगे 11 से गुणा करो, 11 दूना 22 के 2, हासिल लगे 2, फिर 11 सत्ते 77 और उसमें हमने जोड़ दिया 11 सत्ते 77 और 2 जोड़ दिया, इसका मतलब 792 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई क्या 7। ध्यान से देखो ये आया क्या, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा है ना, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए मीटर क्यूब चाहिए। तो ध्यान से देखना हम पहले करेंगे क्या, पहले इसको 7 से डिवाइड करते हैं है ना, इसको मिटा देते हैं, वरना आप लोग कहोगे कि सर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है, आप तो सेंटीमीटर बताए हैं बुक में तो मीटर आ रहा है। देखो ज़रा ध्यान से इसको डिवाइड करो 7 9 2, उसके बाद 1 2 3 4 0 है लिख लिया मैंने, 7 से डिवाइड करो, 7 एक कम 7, 7 हो गया ठीक खत्म 9, फिर उसके बाद 7 एक कम 7, फिर हमने एक 7 एक कम 7 लिख दिया, फिर ये हो गया 7, 2 बचा, फिर 7 त्रिक 21, 21 लिख लिया हमने, फिर 1 बचा 0 लगाया, फिर कितना होगा 7 कम 7, 7 कम 7 कर लिया, फिर 1 0 3 हो गया 3 0। अब कितनी बार में जाएगा 7 चौको 28 ठीक 28 हो गया, फिर कितनी बार में 2 हो गया, अभी 2 उतार चुके हैं 1 0 फिर हो गया 7 दूनी 14 14 हो गए, फिर उसके बाद कितना बचा 6, फिर उसके बाद 0 है ना। ध्यान से देखिएगा अब 7 8 56 56 हो गया, फिर कितना आएगा 4, फिर अब पॉइंट लगाओगे आप, फिर 0 बढ़ाओगे वहाँ पर 1 0, फिर 7 बचे 35, बस पड़ा रहने दो। इसका मतलब कितना आ रहा है इतना 1 1 3 1 2 8.5 और सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बुक में ऐसा आंसर आपको नहीं मिलेगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसमें क्या किया है इन्होंने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मीटर क्यूब कर दिया है। मीटर क्यूब क्यों किया 1 2 3 4 5, देखिए ध्यान से 1 कितना हुआ था 1 2 3 4 5, आंसर जो आपका आ रहा है तो हम जो क्या किए थे देखिए 1 1 3 और फिर 1, फिर यहाँ 4 लिखना भूल गए थे, इसका मतलब 1 और 4, यहाँ पे 4 और होगा बीच में 3 1 और यहाँ पर 4 और 2। अब देखिए ज़रा ध्यान से ये अगर पॉइंट हम यहाँ खिसका लाएं वो आंसर आ रहा है एग्जाम में, देखिए ज़रा बुक में। अब हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखा, हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, होता है कि नहीं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/100 और उसके बाद मीटर और उसकी पावर 3 कर देंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। समझ रहे हैं बात को, इसका मतलब आप ये लाइन लिखोगे, ये यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद 1131428.5 और उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पर मीटर क्यूब। समझ रहे हैं बात को, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब, तभी तो आएगा इतना। समझ में आ रही बात, इसका मतलब क्या करोगे, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ गिनती गिनो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1.13148 मीटर क्यूब। बुक में कितना आंसर दे रहे हैं 1.131, बस दशमलव के 3 अंकों तक। हमने कितने अंकों तक निकाल दिया, बहुत निकाल दिया है, वो भी सही है ये भी सही है। समझ में आ रही बात, इस तरीके से क्वेश्चन को आप करोगे जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूझ के सब बताया, इसीलिए लास्ट में कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, रोज़ करते हैं, एक एक क्वेश्चन में नहीं किया है मैंने। चलो देखो ज़रा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया सा नोट कर लेना, लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बताने के लिए पहले हमें बोर्ड को करना पड़ेगा साफ़, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा फिरा के इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि बच्चा क्या करेगा, हम क्या करेंगे, देखते हैं कि आप क्या करेंगे। लिखा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार बेलन के आकार की गर्दन है। इसका मतलब एक गोल बर्तन है, उसकी बेलन के आकार की गर्दन है। इसका मतलब ये बेलनाकार एक कांच का कोई एक गोलाकार बर्तन है और इसकी गर्दन जो है वो कैसी है, एकदम बेलनाकार है, जैसे आपकी गर्दन है वैसे, मेरी गर्दन है वैसे, है ना भाई, आप ही को काहे कहें, मेरी भी तो हो सकती है। चलो देखो क्या कहते हैं, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसकी गर्दन की, कह रहे हैं एक गोलाकार
एक कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस गर्दन की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, फिर क्या कहते हैं, और व्यास कितना है, 2.2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका जो व्यास है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो चाहे वहाँ बना दें और चाहे यहाँ बना दें, तो ये मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर ऐसे। फिर आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इसका व्यास इन्होंने दे दिया है 8.5, ये 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़ो क्या कहते हैं, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चे ने कैलकुलेशन किया तो जरूर गलत किया होगा, ज़रूर गलत किया होगा। फिर देखो, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। हमसे बोला है चेक करो, आपसे बोला है चेक करो, आप है मास्टर उस बच्चे के। आगे पढ़े देखो, सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। मतलब आंतरिक मापन है, आंतरिक मापन मतलब आपने उसको किया है। फिर देखो जरा क्या कहते हैं, पाई का मान 3.14 रखना, ऐसा बोला है। तो हम लोग क्या करें, अब हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। फिर बच्चे को कहेंगे कि तुमने इतना ज्ञात किया था, तुम्हारा गलत था, मेरा सही है। हो सकता है आप ही गलत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, या लोग दोनों सही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हल लिखते हैं और हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। ये है क्या, बर्तन का आयतन है ना। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बर्तन का आयतन। क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बर्तन का आयतन क्या करें, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन में क्या क्या जोड़ेंगे घटाएंगे। बेलन के आयतन में से हम लोग ऊपर जो हमारा ये गोला बना हुआ है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या क्या लिया जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, बेलन के लिए बेलन की जो ऊंचाई है वो तो 8 पता ही है, इसमें इसका व्यास दिया है, तो व्यास दिया है कि नहीं दिया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख ले बेलन, और बेलन में जो जो दिया है, बेलन का व्यास दिया है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो व्यास से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और जबकि गोले में क्या क्या दिया है, गोले में इसकी रेडियस दी है, मतलब केवल त्रिज्या दी है, तो उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। कितनी दी, हाँ व्यास दिया है, तो व्यास को आधा करेंगे, 8.5 बटे में लगा देंगे 2। पढ़ा रहने दो, ज़्यादा तीम झाम नहीं करना है, इतना पढ़ा रहने दो, बाकी कैलकुलेशन तो नीचे करना ही है। आ रही बात समझ में, मन करे तो कर लो, नहीं तो बस छोड़ दो, कोई बात नहीं करना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का बताओ जल्दी से मुझे, क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो जरा कुछ कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। ओके, आर क्यूब। चलो देखो, अब पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7 रख दिया। अब उसके बाद आर स्क्वायर, आर कहाँ लिखा हुआ है देखो, एक का स्क्वायर। उसके बाद एच, बेलन की ऊंचाई 8 है, 8 लिख दिया, प्लस फिर देखो ना 22/7 कैसे रख दिया तुम्हें, जब कहा था क्वेश्चन में 1.4 रखो, याद आ गया नहीं, आप तो बता ही ना पाते हमको। फिर 4/3 लिखा, 4/3। फिर आर क्यूब ना, आर देखो कितना, 8.5। भैया बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, 8.5 8.5 8.5 3 बार लिखना है, और बटे में कितना, 2। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, ब्रैकेट क्लोज है ना। 3.14, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब 8 मिलेगा। फिर देखो जरा, 2 से इसको काटा, 2 आया, फिर 2 से इसको काट दिया, फुर उड़ गए। फिर इसके बाद देखो 3 से कटेगा नहीं, क्या करोगे, 8.5 8.5 फिर 8.5। इसका मतलब इसको 3 बार गुणा करोगे, कर लोगे आप लोग गुणा 8.5 का 8.5 से, कि हम ही कर दें, चलो हम कर देते हैं ना। 8 देखिए 8.5 को 8.5 से गुणा करना है, मैं डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ, 5 25 के 5। ओके, देखिएगा ध्यान से, 5 25 के 5 हम डायरेक्ट करेंगे, 8 के बाद 9 8 8 9 72। इसका मतलब इतना गुणा आएगा जब आप लोग 8.5 का 8.5 से करोगे। ठीक, अब उसका फिर से जितना आएगा उसका फिर से 8.5 से करना है, तो 5 25 के 5, अब तो करना ही पड़ेगा ऐसे। फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल हुआ 1, 5 दूनी 10, 1 11, फिर हासिल 1 हुआ। फिर उसके बाद देखिए 5 7 35 और 1 36, फिर 8 से करो, 8 5 40। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
8 पंच 40, फिर उसके बाद कितना हो गया 4 हुआ, 4 हुआ कि नहीं हुआ, फिर 8 दूनी 16, 4 20 हो गए, हासिल हुए 2, फिर 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 18, फिर हासिल कितना हुआ 1, 8 सत्ते 56, 56 में 1 हासिल जोड़ दिया 57, कितना मिलेगा हम लोगों को मिले, और दशमलव के बाद 3 अंक लगाना है, इसका मतलब 5 दिख रहा है, फिर 5 के बाद 2 1, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8, 8 7 3 10 11 है ना, फिर उसके बाद हासिल हुआ 1 और ये 6, इसका मतलब 1 2 3 614 दशमलव कितना 1 2 5 और बटे में बचा 3 दूना 6, 6 लिख लिया मैंने। अब इसको डिवाइड करना है, आप ऐसे ही करना जैसे हम करने जा रहे हैं, 3.14 और ये हो गया 8 प्लस, अब हम ही करेंगे पूरा क्वेश्चन, 6 कम 6 तो 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12, लेकिन एक साथ दो संख्या ले रहे हो ना आप लोग, तो जीरो लगा के तब दूसरी संख्या लिखोगे, क्योंकि तो आपने 14 लिया डायरेक्ट, 6 दूनी 12, 2 बचे, पॉइंट लगा दे पहले, फिर 6 से कर रहे हैं तो 6 त्रिक 18, ध्यान से सुनिएगा, 6 दूनी 12, 2 बचे 21 हो गए, 6 त्रिक 18, फिर कितना बचा 3, 32 हो गए, 6 पंचे 30, फिर उसके बाद 2 बचे, देखिए ध्यान से, 6 पंचे 30, 2 बचे तो ये हो गए आपके 25, अब कितना हो गया 6 चौको 24, 6 चौको 24, बस पढ़ा रहने देना, इतना हो गया, मतलब 102.354, अब इसमें से 8 जोड़ना है तो 3.14, इसको जोड़ लो, तो कैसे जोड़ा जाता है, इसमें जुड़ेगा ये 108 से हो गया 110, देखिए 102 और ये 8, 110.354, अब इनको गुणा करना पड़ेगा, किससे, इन दोनों से, तो इसका मतलब 110.354, 3.14 गुणा करते हैं, करें गुणा, करते हैं गुणा, है ना, मार्कर ज़रा चेंज करें तो मज़ा आएगी थोड़ी सी, 4 चौको 16 के 6, हासिल कितना हुआ 1, 4 पंचे 20 और 1 21, है ना, 21 हुआ, हासिल लगे 2, देखिए बच्चा सही है कि गलत हम बताएंगे अभी, 4 पंचे 20 1 21, ठीक, हासिल हुए 2, 4 3 12, ठीक है, और हासिल कितना था 2, 12 दूना 14, सॉरी 12 दूना क्या 12 2 14, फिर उसके बाद देखिए हासिल हुआ 1, तो उसके बाद 4 1 का 4 0 0, 1 उसमें हो गया, ठीक, आपने हासिल जोड़ दिया, फिर 4 1 4, फिर 4 1 4, बड़े आराम से करना पड़ता है, रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद देखो 1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 0, है ना, फिर उसके बाद फिर 1, फिर डबल कट्टम, देखो फिर 3 से करो, 3 चौको 12 के 2, हासिल हुआ 1, 3, अभी हमसे गलत हो गया ना तो हमको दोबारा फिर इसको करना पड़ेगा, 3 चौको 12 के 2, हासिल लगे 1, 3 25 15 और 1 16, ठीक है, तो किसी से भी हो सकता है, फिर 3 2 को 9 और 1 10, हासिल हुआ 1, 3 0 0, फिर जोड़ दिया मैंने, फिर उसके बाद देखो 3 1 कम 3 और फिर 3 1 कम 3, ठीक, जोड़ लो, कितना हुआ 6 5 4 और 5, बच्चा 100% गलत था, 4 और 1 5 2 7 7 4 11, हासिल हुआ 1 1 3 2 5 5 और 6 11, फिर हासिल हुआ कितना, हासिल कितना हुआ, हासिल हुआ हमारा 1, है ना, फिर 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद ये हो गए हमारे 4 और ये हो गया 3, इतना आया। अब देखो दशमलव के बाद कितने 3 अंक इधर है और उसके बाद 2 अंक इधर है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, दशमलव लगाया, कितना आया 346.51156, बताओ बच्चा गलत था कि सही, बच्चे ने कहा था 345 आएगा और आ गया है 346, तो हम सही कि बच्चा सही, आप सही, आपने ये क्वेश्चन किया, मन ने तो आपको खाली बताया है, इसका मतलब क्या हो गया, बच्चा गलत था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बच्चे का कैलकुलेशन ना रॉन्ग है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बच्चे की गणना गलत थी और सही उत्तर 346.51, बस 2 अंकों तक काफ़ी है, 5 1 होगा। इस तरीके से देखा आपने, कैसे 10 मिनट में फर्राटे से ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रही बात, इस तरीके से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। और अगर कोई क्वेरी है कि आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 8080902832 पे आप कॉल कर सकते हैं, 8090282032, इस पे आप मुझे कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। समझ में आई होगी पूरी क्लास, उम्मीद है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मैंने आपको कैलकुलेशन दिया है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने पे मदद करें, क्योंकि बहुत सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, है ना।
जब भी टाइम मिलता है वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आने वाले समय में ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा, लगातार आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे 13.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।